हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर के वन शॉट डालने के बाद चैप्टर नंबर सेकंड करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला। इस चैप्टर के बहुत लिमिटेड से क्वेश्चन है, लिमिटेड सा टॉपिक है, बट इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर थर्ड एडमिशन में भी आ सकते हैं और रिटायरमेंट में भी आ सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल ही दोनों थर्ड फोर्थ चैप्टर मिलेंगे। चैप्टर नंबर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कहता है? पार्टनर्स ने फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल में बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस से पैसा कमाया। कुछ टाइम के बाद पार्टनर्स ने 1 ईयर्स के बाद 2 ईयर्स के बाद डिसाइड किया भाई क्यों ना अब रेशो चेंज कर ली जाए। पहले जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर था, फॉर एग्जांपल दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में 3 को थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट मिलता था, बी को कम मिलता था, बट बी के एफर्ट्स, बी की मेहनत अल्टीमेट जबरदस्त वाली एफर्ट्स थे। डिसाइड किया गया कुछ टाइम के बाद कि यार प्रॉफिट को ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे, तो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओल्ड, ये रेशो थी न्यू। रेशो चेंज होने की वजह से होता क्या है, कोई ना कोई पार्टनर का फायदा होता है और किसी ना किसी पार्टनर का कुछ नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल पहले अगर प्रॉफिट होता था 50,000 पहले, ए और बी को पहले कैसे मिलते थे? 3:2 में। 3:2 का मतलब 3/5 और 2/5, 30,000 ए को मिलते थे, बी को मिलते थे 20,000 रुपीज। ठीक है, ये ओल्ड में पहले। अब रेशो चेंज होने की वजह से फ्यूचर में जब ए और बी को जो प्रॉफिट होगा, फॉर एग्जांपल फ्यूचर में भी प्रॉफिट 50,000 होता है, तो प्रॉफिट बटेगा 1:1 यानी इक्वली, इक्वल के अकॉर्डिंग, यानी 25 इसको मिलेंगे, 25 इसको मिलेंगे। किसका फायदा किसका नुकसान, नुकसान किसने गेन किया किसने सेक्रीफाइस किया, वो मेन मुद्दा है। ए को पहले 30 मिलते थे, अब मिलेंगे 25 फ्यूचर में, 5,000 का तो यार इसका नुकसान हो रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है रेशो चेंज होने की वजह से। ये 5,000 पहले इसको 20 मिलते थे, अब फ्यूचर में इसको 5,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये गेन कर रहा है। इसी को आपने रेशो में कन्वर्ट करना है। चैप्टर नंबर सेकंड में पहला फॉर्मूला याद रखना, सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला, ये सेक्रीफाइस किया ना, ओल्ड माइनस न्यू, फॉर्मूला याद रखो। ओल्ड माइनस न्यू में फर्स्ट ए की निकालते हैं, 3/5 माइनस 1/2, 1/10 सेक्रीफाइस किया है। अगर दो पार्टनर होते हैं ना, तो जितना एक सेक्रीफाइस करता है उतना उसका ऑपोजिट गेन करता है। आके देख लेते हैं। नेगेटिव आंसर आ रहा है 4 - 5। जब नेगेटिव आंसर आता है तो दैट मीन्स अगर आपने सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाया और आंसर नेगेटिव आता है, चाहे वो चैप्टर नंबर थर्ड है, उसमें भी अपोजिट हो जाएगा, वो गेन करेगा। बेसिकली फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट हुआ करेगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 50 का 1/10 सेक्रीफाइस करेगा, यानी 5,000 जो हमने ऐसे करके निकाला, 50 का 1/10 गेन करेगा। तो स्टार्टिंग के जो पहले दो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो पूछी जाती है कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कितना गेन कर रहा है। 1 मार्क में एमसीक्यू आ जाता है अगर पेपर इजी आया तो। इसके बाद इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में, जब पार्टनर की रेशियो चेंज होती है तो पार्टनर्स ने बड़ी मेहनत करके, एफर्ट्स करके फर्म की गुडविल बनाते हैं, मेहनत करके। एक रेपुटेशन अर्न्ड बाय द फर्म इज कॉल्ड गुडविल। इसमें कुछ गुडविल है, गुडविल के बारे में बताया गया है। गुडविल टू टाइप्स की होती है, ध्यान देना। एक होती है सेल्फ जनरेटेड, एक होती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है कि अगर आप कोई बिजनेस परचेज कर रहे हो और बिजनेस की प्रॉपर्टी की वैल्यू, बिल्डिंग फर्नीचर सारा कुछ मिला के उस बिजनेस की वैल्यू बनती है फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीज। 50 लाख रुपीज वाला बिजनेस आप उसको परचेज करते हो क्योंकि कई सारे लोग खरीदना चाहते हैं उसको, आप एक्स्ट्रा पे करने को भी रेडी हो क्योंकि आपको चला चलाया बिजनेस मिल रहा है। आप 50 लाख का बिजनेस 60 लाख में परचेज करते हो, 10 लाख रुपीज एक्स्ट्रा पे करने को रेडी हो। दैट 10 लाख रुपीज जो आपने एक्स्ट्रा पे किए वो गुडविल के पे किए, उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। तो मैं उस परचेज गुडविल को अपनी बुक्स में शो कर सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ कि बिल्डिंग 30 लाख की थी, फर्नीचर था, एसी था, सारी कुछ मिला के 50 लाख का, 10 लाख रुपीज में गुडविल के शो कर सकता हूँ अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड में। परचेज गुडविल कैन बी शोड इन द बुक्स, बुक्स इन द सेंस बैलेंस शीट में। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? विच इज जनरेटेड बाय आवर ओन सेल्फ। जब हम खुद जनरेट करते हैं तो उस सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू नहीं होती। बिजनेस में गुडविल की वैल्यू तभी पता चलता है जब हम बिजनेस को सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बैंक से लोन की रिक्वायरमेंट है, बैंक प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर लोन देता है, अगर मुझे होम लोन चाहिए या बिजनेस लोन चाहिए, मैंने बैंक को बोला कि मुझे 30 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है, मुझे वो कहते हैं सिक्योरिटी क्या दोगे? मैंने कहा ये एक लैंड है, ये मैं अपनी सिक्योरिटी देता हूँ, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। उन्होंने लैंड की वैल्यू निकाली, रिवैल्यूएशन वाला भेजा, वैल्यूएटर भेजा अपना, उसने उसने लैंड की वैल्यू निकाली 40 लाख रुपीज, 40 लाख रुपीज उसने वैल्यू निकाली। बैंक कहता है जी मैं 40 लाख का मैक्सिमम 60% पे कर सकता हूँ लोन के रूप में, 60% यानी
24 लाख रुपीस का लोन दे सकता है मुझे बैंक। मुझे रिक्वायरमेंट है 30 लाख की। मैं बैंक को बोल रहा हूँ कि सर मार्केट में आपको नाम नहीं पता मेरा कितना जबरदस्त है गुडविल, मैं आज बिजनेस बेचूंगा ना, मेरे पास पैसा ही पैसा आ जाएगा, एक्स्ट्रा गुडविल आएगी। बैंक कहता है भैया अपनी गुडविल अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। हमें तो अपना लोन जब रीपे करोगे तब बताओ। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू नहीं पता चलती, जब बिजनेस को बेचा जाता है तभी। पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया होता है कि कभी एडमिशन के टाइम पे, या रिटायरमेंट के टाइम पर, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के टाइम पर हम एक दूसरे कभी रेशो चेंज करते हैं या नया पार्टनर एडमिशन लेते हैं तो हम उसे गुडविल की डिमांड करेंगे। ठीक है, तो उस केस में गुडविल की, बिजनेस की गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, कौन पार्टनर कितना कंपनसेट करेगा, कितना पैसा देगा, तो उसमें गुडविल की वैल्यू निकालने के कुछ मेथड है। वो मेथड क्या क्या है वो देख लो। फर्स्ट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहले तो आप मेथड पढ़ोगे कि किस मेथड से गुडविल पूछिए, फिर उसका फॉर्मूला लगाओगे गुडविल का फॉर्मूला लिखो पहले तो। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होता है, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है तो अभी तो फिलहाल हम करेंगे बाद में इसको। वैसे नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है कि अगर आप किसी का चला चलाया बिजनेस परचेज करते हो और अज्यूम किया जाता है कि उसका एवरेज प्रॉफिट मान लो 50,000 है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज है क्वेश्चन में 2, तो ये अज्यूम किया जा सकता है कि अगर आप किसी का बिजनेस परचेज करें तो उसकी गुडविल के बेस पे एटलीस्ट आपको 2 साल तक मिनिमम एवरेज प्रॉफिट 50,000 होगा। 2 साल तक मिनिमम, इसका मतलब ये नहीं कि घर वालों को मम्मी आज मैं दुकान ही नहीं खोलूंगा, शॉप नहीं खोलूंगा, क्योंकि सर ने बताया था कि अगर आपने बिजनेस परचेज किया तो 2 साल तक एवरेज प्रॉफिट तो कम से कम आएंगे। नहीं भैया, जाना पड़ेगा, बिजनेस एज इट इज ओपन होगा, एज इट इज आपके जो एम्प्लॉइज है वो रहेंगे। कस्टमर आपकी शॉप पर, आपके शॉप को देख के आता है, ऑनर का नाम देख के नहीं आता, ऑनर को देख के नहीं आता। तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज हम कंसिडर करते हैं, बट आपने क्या करना है, आप बस नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दें, वो गुडविल आ जाएगी। बात ये है कि एवरेज, ये तो गिवन होगा क्वेश्चन में, ये कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट बहुत सिंपल है, टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स लिख देना। अगर 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स है उनको प्लस करो, डिवाइड कर दो 5 से, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। 3 ईयर्स के प्रॉफिट है, प्लस करो, डिवाइड करो 3 से, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब प्रॉफिट्स निकालते समय ना, एक्चुअल प्रॉफिट जो 3 सालों का, 4 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, जो भी आपको एक्चुअल प्रॉफिट लेना है, उन प्रॉफिट में कुछ चीजों प्लस माइनस होती है, वो ध्यान रखना। वो मैं लिखने जा रहा हूँ सारी की सारी, और अपनी नोटबुक में उतार भी लो उसको। प्रॉफिट्स में प्लस करोगे एबनॉर्मल लॉस, यानी प्रॉफिट था फॉर एग्जांपल 1 लाख, उसमें नॉर्मल लॉस इंक्लूड है 20,000 का। अब नॉर्मल लॉस लॉस बाय फायर हो गया था, आग लग गई थी। हर साल थोड़ा ना आग लगेगी, बिजनेसमैन का काम थोड़ा ना कि यार इस साल तो आग ही नहीं लगी, चल बेटा माचिस लेके आज तो आग लगाते हैं। वैसा तो नहीं है, इस साल थोड़ा ना आग लगने की वजह से प्रॉफिट कम होंगे। अगर वो फायर ना लगी होती तो मेरा प्रॉफिट 1 लाख ना होता, मेरा प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा होता। तो कितना होता? 1,20,000। इसलिए एबनॉर्मल लॉस को प्लस किया जाएगा। प्रॉफिट्स में से माइनस करना है एबनॉर्मल गेन। अब ये एबनॉर्मल गेन क्या होता है कि बिजनेसमैन ने एक लॉटरी डाली थी, वो लॉटरी लगी उसकी, उस लॉटरी से पैसा कमाया हुआ बिजनेस के प्रॉफिट में ऐड कर दिया। वो प्रॉफिट था मान लो 250, 250 के बीच में 30,000 तो लॉटरी वाले ऐड है। क्या हर साल बिजनेसमैन की लॉटरी लगेगी? क्या उसका काम लॉटरी डालने का है? अगर वो लॉटरी ना होती तो प्रॉफिट कितना होता? कम होता ना उस केस में। तो इसलिए प्रॉफिट्स को माइनस किया जाता है एबनॉर्मल। ठीक है जी। थर्ड, प्रॉफिट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस चीज के ऊपर। प्रॉफिट्स में प्लस किए जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, माइनस किया जाता है डेप्रिसिएशन। याद रखना, भी कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम्हारे पास इस चैप्टर में कौन कौन से होंगे? फर्नीचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। कंप्यूटर, मशीनरी, मोटर कार, ये कुछ एक्सपेंडिचर हैं। ठीक है, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर होंगे वैसे वो सारे ले सकते हो। होता क्या है, अगर मैंने ये चीजें परचेज करी हैं, मुझे तो ये बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए, क्योंकि ये तीनों सारी चीजें तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाती है। क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि इन एक्सपेंडिचर को गलती से प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया। प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाने की वजह से मेरे प्रॉफिट हो गए कम, बट एक्चुअल में तो प्रॉफिट कम नहीं है, क्योंकि मुझे क्या करना था, रूल कहता है +1 के अकॉर्डिंग, जो हमने किया था, मतलब पढ़ा होगा तुमने, कि फिक्स्ड एसेट्स को बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया जाता है, उसका डेप्रिसिएशन सिर्फ सिर्फ डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता है। हाँ? तो इसलिए गलती से इन कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाने की वजह से मेरे प्रॉफिट हो गए कम, उतने अमाउंट को मैं बढ़ा दूंगा, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस किए जाते हैं। अगर कुछ इनमें से आ जाए तो प्लस कर देना। एक्चुअल में जो माइनस होना चाहिए, एक्चुअल में जो दिखाना चाहिए था वो डेप्रिसिएशन दिखाना चाहिए था, तो इसलिए माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो 3 पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट, याद रखना क्या? नॉर्मल लॉस प्लस गेन माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस डेप्रिसिएशन माइनस, अभी आएगा, मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं। फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट्स में से माइनस करनी है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर।
रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? रिपेयर, इंश्योरेंस प्रीमियम, मैनेजमेंट कॉस्ट, रेम्यूनरेशन, या कई बार सैलरी भी लिखा आएगा। ये क्यों माइनस करते हैं भाई? ये एक्चुअल में बिजनेस का एक्सपेंस है, एक बिजनेसमैन का काम होता है। अब मान लो एक बिजनेस ऐसा है, मैं कोई किसी पर्सन का बिजनेस परचेज कर रहा हूँ, वो कह रहा है भैया मेरे एवरेज प्रॉफिट तो कम से कम 50,000 रुपीज है। मैंने उससे पूछा भाई इंश्योरेंस करवाता है? कहता नहीं भैया इंश्योरेंस तो नहीं करवाया मैंने, और इंश्योरेंस कंपलसरी है, नहीं तो चलान चलान हो सकता है। तो मैं ये कहूंगा भाई 5,000 रुपीज तो इंश्योरेंस का बनता है, वो मुझे तो पे करना पड़ेगा, तूने बेवकूफ़ी करी, मैं थोड़ा ना करूंगा। 5,000 मैं प्रॉफिट इंश्योरेंस करवाऊंगा तो मेरे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को इसलिए माइनस करना पड़ता है। कई बार क्वेश्चन ये भी लिखा होता है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय कंसिडर ही नहीं करे। कंसिडर नहीं करे तो करना ही पड़ेगा ना, ये तो बिजनेस का पार्ट है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो डेली रूटीन के, जिसका बेनिफिट आपको 1 ईयर तक मिलता है, बिजनेस का पार्ट होते हैं, वो होते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वो माइनस करने पड़ेंगे आपको। ये पॉइंट 4 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट और बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया वाले हैं, याद रखना। प्रॉफिट्स में से माइनस करोगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्यों ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया जाता है, क्यों किया जाता है वो बता रहा हूँ तुम्हें, ध्यान देना। +1 में ना हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आते थे, यहाँ तक बनता था ट्रेडिंग। ये इनकम साइड होती है, ये एक्सपेंस साइड होती है। क्लोजिंग स्टॉक मेरी इनकम साइड में दिखाना होता है मुझे। मान लो क्लोजिंग स्टॉक 50 है, मैंने गलती से दिखा दिया 70, 20,000 रुपीज इनकम ज्यादा दिखा दी। इनकम ज्यादा दिखाने की वजह से मेरे प्रॉफिट बढ़ गए। एक्चुअल में तो स्टॉक ही मेरा 50 का है, मुझे गलती से 70 दिखा दिया। प्रॉफिट को ठीक करने के लिए मुझे उतना अमाउंट को हटाना पड़ेगा, इसलिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया जाता है, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है नेक्स्ट डे, वो बन जाता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा एक्सपेंस होता है, यहां दिखाते थे हम। अब नेक्स्ट डे हो जाता है तो उसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में पड़ेगा। एक्सपेंसेस साइड में दिखाते थे, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस बढ़ गए गलती से, तो एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से अगले साल के प्रॉफिट कम हो गए। इतना बड़ा क्या याद रखोगे, बस याद रखना, इसको मैंने तुम्हें लॉजिक बता दिया। नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में याद रखना, नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में, इन नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट, जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगले साल बन जाएगा, वो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, वो कर देना प्लस। बस इतने से पॉइंट याद रखना। बस एक चीज और दिमाग, वो खुद दिमाग लगा लेना, मैं नहीं लिख रहा। अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, अगर इसकी जगह आ जाए अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जल्दी बता दो बस क्या करोगे उसका। ओवर वैल्यूएशन माइनस होगा तो अंडर वैल्यूएशन क्या होगा, सोचो। सोचते बहुत अच्छा होगा, सही बता रहे हो। ओवर अंडर वैल्यूएशन प्लस नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में माइनस करोगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है नेक्स्ट डे बन जाता है, वो ओपनिंग स्टॉक है ना। ये याद रखना, ये पॉइंट्स हैं कुछ 5। ये 6th इसका ऑपोजिट है, लिख लो अपनी नोटबुक में, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन की, इस बेस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है तुम्हारा क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है डीके गोल्ड 2025-26 का। एबीसी 3 पार्टनर्स है, पार्टनर्स ने एग्री किया फ्यूचर में बांटेंगे प्रॉफिट को ऐसे। ये ओल्ड है, ये न्यू है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का पहचान है। जो पार्टनर ओल्ड होंगे सेम न्यू भी वही होते हैं, बस रेशो चेंज हो जाती है। कैलकुलेट ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस, एक तो गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल लेना, मैं सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला लगा लेना। पॉजिटिव आंसर आता तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आंसर आता तो गेन, ये हम करे थे अभी स्टार्टिंग में। फिर ये प्रॉफिट्स गिवन है। अब आपको क्या लिखा हुआ पॉइंट, वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील, जब वेरीफाई किया तो क्या रिवील हुआ। पहला, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021 को एक मशीन का एक्सीडेंट हो गया 60,000 विज रिटर्न ऑफ एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए तुम क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेना, एग्जामिनर की आंखों में आंसू आ जाए। 4 इयर्स के प्रॉफिट है, 4 इयर्स के प्रॉफिट लिखो पहले। ये प्रॉफिट और लॉस लिखने के बाद ये 4 सालों के प्रॉफिट लॉस क्यों नहीं, ये लॉस था तो मैंने नेगेटिव में शो कर दिया। क्वेश्चन में ये लिखा है 2020 के बीच में आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। लॉस बाय फायर अब नॉर्मल लॉस का पार्ट है, याद करो मैंने क्या लिखवाया था, उसको प्लस करते हैं, ऐड करो। लॉस बाय फायर 2020 के प्रॉफिट में 50,000। सेकंड 31 मार्च 2021 में क्या हुआ, इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। भाई वीआरएस होती है, गवर्नमेंट कहती है कि 58 ईयर्स के रिटायर हो गए तो आज ही रिटायरमेंट ले लो, मैं आपको रिटायरमेंट वाला पैसा दे दूंगी, और टेंशन मतलब पेंशन भी लगा दूंगी अगर पेंशन वाली स्कीम में हो आप तो। गवर्नमेंट कहती है यार पहले रिटायर हो जाए तो सैलरी बच जाएगी बाद की। वैसे भी आजकल सारा का सारा एआई कंप्यूटराइज हो चुका है, तो इम्प्लॉइज की जरूरत कम पड़ती है, पर निकाल सकते नहीं क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो वीआरएस में फर्म को फिलहाल इस फर्म को अपने एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट देना पड़ा, तो वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन के अंडर उसे पैसे देने पड़े कितने, 80,000, जिसकी वजह से फर्म को लॉस हो गया क्योंकि फर्म की पॉकेट से पैसा गया। हर साल थोड़ा कोई बंदा ऐसे रिटायर होगा। नॉर्मल लॉस है, दिस इज अ पार्ट ऑफ आल्सो नॉर्मल लॉस। वीआरएस कौन से उसमें 21 में 80,000 ऐड कर दूं, देन उसके बाद
ये नॉर्मल प्रॉफिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया भाई प्यारा प्यारा पॉइंट, ये देखो नॉर्मल से है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021 को इसी की बात कर रही है। एक मशीन का एक्सीडेंट हो गया था 60,000, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया। भाई लॉस बाय एक्सीडेंट काम थोड़ा ना है, हर साल एक्सीडेंट थोड़ा ना होगा मशीन का। कौन सी फर्म है, कौन सी कंपनी कहती है कि मेरी मशीन का एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरी एसेट ही चोरी नहीं हुई, तो इसको तोड़ो आज इसको, ऐसे छोड़ना होता है। नॉर्मल लॉस है, प्लस करो लॉस बाय एक्सीडेंट। कौन से ईयर के प्रॉफिट में? 21 में, और वो भी कितना अमाउंट है? 60। तभी मैं सोचूं फर्म को लॉस कैसे हो गया ना, काफी नुकसान ज्यादा हुआ ना बिना मतलब का। आ गया भाई अल्टीमेट पॉइंट, प्यारा राज दुलारा, सबसे प्यारा पॉइंट आ चुका है इस धरती पे। 1 जुलाई 2021 को दो कंप्यूटर परचेज किए, 40,000। सबसे बड़ी बात है वर्ड लिखा है ईच, एक कंप्यूटर 40 का, टू हुए 80 के। भाई कंप्यूटर परचेज किया, बैलेंस शीट की ऐसे साइड में दिखाओ, परचेज किया और गलती से किसको कर डेबिट कर दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। भाई कंप्यूटर परचेज किया है, क्यों ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर रहे हो? ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। आ गया ना कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रहा कंप्यूटर। मैंने याद करो मैंने क्या लिखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस डेप्रिसिएशन माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन से ईयर के प्रॉफिट में? सबसे बड़ी बात ये है, कई बच्चे गलती करते हैं 2021 में कर देते हैं। भाई अगर मैं 1 जुलाई को कुछ भी परचेज कर रहा हूँ तो उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा तो 31 मार्च 2022 को बनाऊंगा। उसका इफेक्ट जो पड़ेगा, कहने का मतलब है 31 मार्च के अलावा कोई भी डेट गिवन हो, उसका इफेक्ट आने वाले मार्च के प्रॉफिट पे पड़ता है, ध्यान रखना। अब ये 1 जुलाई 2021 है, आने वाला मार्च आएगा 2022। 22 में कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस करोगे 40,000, यही 80 करोगे क्योंकि ईच वर्ड है। डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में साल, अगर मैंने 80,000 की कंप्यूटर परचेज किए हैं, हर साल 10% मैं उसकी वैल्यू कम कर दूंगा, 8,000 रुपीज हर साल, एक साल का। पहले साल कब परचेज करी मैंने? जुलाई में। जुलाई से लेके मार्च तक तो 1 ईयर बनते नहीं, वो तो बनते ही 9 मंथ है। साल का जो डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा मैं, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। 8,000 को 9/12 कर लो, 6,000 माइनस करोगे। एक और चीज याद रखना, डेप्रिसिएशन उस साल तो माइनस होता ही है जिस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस करते हो, आने वाले हर साल में माइनस होगा। जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ्स बने, अगले साल तो पूरा ही यूज किया होगा। अगले साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे, और पूरे 1 ईयर का डेप्रिसिएशन हमने निकाला हुआ है 8,000 रुपीज। तो याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस डेप्रिसिएशन माइनस, डेप्रिसिएशन उस साल तो माइनस होगा ही होगा, आने वाले हर साल में माइनस होगा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगले साल पूरा 8,000 माइनस करोगे तो एक्चुअल जो प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट अब निकलेगा। 2020 का एक्चुअल प्रॉफिट 150 है, 2021 का 10,000 का लॉस है एक्चुअल में, 2022 का 234 है, और इसका है 1,92,000। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। नंबर ऑफ ईयर परचेज देख लो कितने हैं। आप क्या करो, एवरेज प्रॉफिट निकालो पहले तो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 150, तुम चारों को प्लस करो, 150 माइनस 10, 234 प्लस 2। 4 ईयर्स के प्रॉफिट है, प्लस करोगे डिवाइड बाय 4 करोगे तो इसका आंसर जो आएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2,24,000 है यार, नॉट 234। इनको प्लस करोगे, 5,56,000 डिवाइड बाय 4 एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, 1,39,000 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा होगा 2 से कर देना, 100% लिखा 100% कर देना, जितना भी लिखा होगा कर देना। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया तो यही एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा आपका 1,39,000, यही आपकी गुडविल हो जाएगी। ठीक है जी, एक क्वेश्चन ये है आपका। इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं हम, एवरेज प्रॉफिट मेथड था। एक मेथड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल कैसे निकालोगे। तो मेथड आपने पढ़ना है पहले कौन सा है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का पहले फॉर्मूला लिख लेना, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरी फर्म के एवरेज प्रॉफिट है कई सालों से 50,000 रुपीज एवरेज प्रॉफिट में कमाता हूँ। मार्केट में आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया होगा, फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड वो है 4 लाख रुपीज। यानी मार्केट में मैं भी 4 लाख लगाता हूँ, बाकी इंडस्ट्री यानी अगर मेरी प्लाईवुड की फैक्ट्री है तो मेरी प्लाईवुड की फैक्ट्री में जो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट चल रहा है मेरा वो है 50,000 रुपीज।
4 लाख रुपीज में लगाता हूँ, सारे 4 लाख रुपीज लगाते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट जो है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो चल रही है मार्केट में, वो चल रही है 10%। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, यानी 4 लाख रुपीज लगा के 10% अर्न करते हैं, 40,000 रुपीज। तो मेरी फर्म के एवरेज प्रॉफिट 50 है, मैं भी 4 लाख लगाता हूँ, वो भी बाकी 4 लाख लगाता हूँ, तो मेरी फर्म सेम अमाउंट लगाकर बाकी फर्म के कंपैरिजन एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रही है, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट जो कि निकला मेरा 50, नॉर्मल प्रॉफिट जो कि है 40, ठीक है, 10,000 मेरी एक्स्ट्रा वो है, वो उसे बोलते हैं हम सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर्स बाय एबीसी फर्म जो कि है 36,000 पर ईयर। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस है 2 लाख, ये कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख यहाँ। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास इज 10%, यहाँ लिख लो 10%। नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा 2 लाख इंटू 10/100, 20,000 रुपीज। क्वेश्चन लिखा है रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज टू बी एस्टिमेटेड टू रुपीज 6,000 पर एनम। याद करो, मैंने रेम्यूनरेशन, सैलरी, मैनेजमेंट कॉस्ट ये बताया था ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसके दो रूल है, या तो हर साल के प्रॉफिट में से माइनस करो, दूसरा ऑप्शन है या तो एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। दो याद रखना, क्या, हर साल के प्रॉफिट में से माइनस करो या एवरेज प्रॉफिट में से। इस क्वेश्चन में आपके पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है 36, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालोगे जो तुम, 36,000 में से रेम्यूनरेशन माइनस कर दो, मेरा 6,000, 30,000 आंसर आएगा। यानी मेरा एवरेज प्रॉफिट है 30, यहाँ लिखो 30, मार्केट में बाकी इंडस्ट्री कमाती है 20, 10,000 रुपीज मेरी फर्म के एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, दैट प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकालने का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट निकला 10 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है क्वेश्चन में 2, राइट आंसर इज 20,000। दो मेथड हो गए, क्या क्या, एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड जिसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, ठीक है। लेकिन ना सुपर प्रॉफिट मेथड से जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो तो उसके भी फॉर्मूले याद रखना। कहीं क्वेश्चन में तो डायरेक्ट गिवन होगा, अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो फॉर्मूला याद रखना टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। दूसरा फॉर्मूला याद रखना सारे पार्टनर्स की कैपिटल प्लस कर देना, जो जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो भी प्लस कर देना। जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, लॉस हो तो माइनस कर देना। सारे पार्टनर्स की कैपिटल प्लस करना है, जो जो पार्टनर्स को मिलना है जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो जो चीजें गिवन होगी पार्टनर्स को जो मिलती है वो प्लस करना, और उसका लॉस हो कोई तो वो माइनस कर देना। तो एक फॉर्मूला ये है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, ज्यादातर यही यूज होता है तो इसलिए मैंने यही लिखा है सिर्फ, ठीक है। एक मेथड है तुम्हारे पास, ये है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का। एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के दो फॉर्मूले हैं, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, सुपर प्रॉफिट तुम्हें निकालना आता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करना इनटू 100 ऑन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला है छोटा सा, रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा, ऊपर 100 रखना, अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देना। दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस मेथड से गुडविल निकलेगी। गुडविल निकालने का फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने तुम्हें बताई, देखो कैपिटलाइज का मतलब है अगर मेरी फर्म बाकी फर्म के कंपैरिजन एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करनी है तो मेरे बराबर पहुंचने के लिए बाकी फर्म को और कितना एक्स्ट्रा पैसा कैपिटलाइज करना पड़ेगा। दूसरा इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से दूसरा फॉर्मूला गुडविल, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट इनटू इसका फॉर्मूला 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी जितना एवरेज प्रॉफिट मैं कमाता हूँ मेरे जितना कमाने के लिए बाकी फर्म को कितना पैसा लगाना पड़ेगा वो इससे निकलेगा, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मैं कितने लगाता हूँ वो ये होगा। दोनों केसेस में जो आंसर आता है वो बिल्कुल सेम आता है, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड में जो सा मर्जी मेथड हो, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा, बट आपको मेथड फॉर्मूला वही लगाना पड़ेगा जो क्वेश्चन में पूछा हो, ये ध्यान रखना। देखते हैं उसके बेस पे क्वेश्चन। ये कुछ इलस्ट्रेशन ही है जो मैं करा रहा हूँ, मार्क करी है तुम्हारी डीके गोयल वाली बुक में 2025-26 में, मार्क कर सकते हो अगर चाहो तो। एक ये है, पहले मार्क कर लो, देखते रहो क्वेश्चन। एक ये है, पोज कर लो बेशक, फिर देखते रहो। एक ये है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर के इतने ही है। देख लो कैसे करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या है।
फाइंड द एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कहा है। क्वेश्चन में आपके पास गुडविल गिवन है फर्म की वैल्यू जो कि 36 यानी गुडविल निकाल के दी हुई है। आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो आप गुडविल का फॉर्मूला लगाओ पहले तो। ऐसे क्वेश्चन में ना गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल दे रखी है, पुट करो यहाँ पे 36,000। सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 3। सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, डिवाइड करोगे वो आएगा 12,000। बस अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो ये हमारे पास पता चल चुका है 12,000। बस नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला तुम्हें पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड पे फोकस रहेगा। फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट गिवन ना हो तो टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या पार्टनर्स की कैपिटल और रिजर्व को प्लस कर देना, वो भी लिखवाया था मैंने तुम्हें। फिलहाल इस क्वेश्चन में एसेट्स है 2 लाख रुपीज, जिसके बीच में कैश इंक्लूड है तो फिर प्लस करने की क्या जरूरत है। तो 2 लाख की करंट एसेट है, क्रेडिटर्स है 10,000 के, तो टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 2 लाख माइनस 10,000, एम्प्लॉयड है 1,90,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, 28,500 आंसर आया है। 28,500 नॉर्मल प्रॉफिट है, यहाँ पे लिखो। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इस पर जाके प्लस हो जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 40,500। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेव कर देना। जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। ये टॉपिक तुम्हारा एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो है ही है। क्वेश्चन में तुम्हारे पास मान लो फॉर एग्जाम्पल ए और बी 2 पार्टनर्स है, रेशियो है 3:2। ये ओल्ड रेशियो थी, कुछ टाइम के बाद रेशियो इन्होंने रख ली 1:1 न्यू रेशियो। तुम्हारे पास क्वेश्चन में 4 चीजें अगर नजर आ जाए तुम्हें, क्या क्या? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट। अगर ये 4 चीजें नजर आ जाए तुम्हें, चाहे चैप्टर नंबर सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, चाहे रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कोई भी चैप्टर हो, इन चारों चीजों का एक ही ट्रीटमेंट है। ये पार्टनर्स ने बनाए होते हैं बचा के, नए पार्टनर के आने से पहले या रेशियो चेंज करने से पहले ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी, ये सब करोगे डेबिट। रिजर्व आपकी लायबिलिटी साइड में होते हैं, लायबिलिटी को खत्म करना हो तो डेबिट ही करना पड़ता है, अंडरस्टूड है। ये सब चीजें लायबिलिटी साइड में ही मिलेंगे तुम्हें। डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, याद रखना पूरी बुक का एंड तक का रूल यही है। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो याद रखना, मैं बता रहा हूँ, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। इसके अलावा प्रॉफिट की जगह अगर लॉस हो, आपके पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हो सकता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की जगह डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लिखा आ सकता है, या प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। लॉस का पता तभी चलेगा अगर उसके साथ ब्रैकेट में लॉस लिखा है या डेबिट बैलेंस लिखा है, तो ही लॉस होता है, अदरवाइज वो प्रॉफिट ही ट्रीट करोगे। लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, पूरी बुक का रूल है। पार्टनर्स को पैसे देने हैं तो क्रेडिट, उससे लेने हैं तो डेबिट। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म को लॉस हुआ है, फर्म के जो करण अर्जुन है, फर्म के जो इंसान है जिनसे वो उम्मीद रख सकते हो, वो पार्टनर्स ही है। पार्टनर से पैसा लेगी वो, कैपिटल अकाउंट से उनके पैसे काटेगी। रूल होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी पार्टनर्स के नेम होंगे ओल्ड वो लिख देना। टू प्रॉफिट एंड लॉस और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस का डेबिट बैलेंस है, ऑब्वियस है, खत्म करना हो तो उसे क्रेडिट ही करना पड़ता है, और ये दोनों चीजें आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में मिलेंगी आगे चल के। ठीक है, याद रखना ये वाली एंट्रीज ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही रहेगी, चैप्टर नंबर थर्ड फोर्थ में भी। देखते हैं इसके बेस पे क्वेश्चन। ये देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो है 4:3। फर्स्ट अप्रैल को डिसाइड किया कि प्रॉफिट को इक्वल बांटेंगे। ऑन दैट डे बुक्स का बैलेंस शो कर रहा है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस लिखा हो या खाली प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हो, वो प्रॉफिट ही होता है। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व तो सारे ही डेबिट होंगे डिस्ट्रीब्यूट करते समय। ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, तो ये तीनों तो आपस में भाई हैं। ठीक है, तीनों ही प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट है, तो कंबाइन एंट्री कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू एक्स टू वाई टू जेड। टोटल इस तीनों को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना 4:3:2 में। ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस है, इसकी रिवर्स एंट्री होती है, पार्टनर से पैसे लिए जाते हैं, एक्स वाई जेड डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, याद रखना। ठीक है, देखिए टॉपिक बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ध्यान से करना, पक्का मिलेगा बोर्ड में कुछ ना कुछ इसका।
PQR पार्टनर्स है 3:1 की रेशियो, ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है 432, 1 अप्रैल 2024 को। देन क्वेश्चन में क्या गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि अगर हमारी फर्म में जो वर्कर्स काम करते समय उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो एज अ मालिक, एज अ ओनर का फर्ज बनता है तो यार उसको कुछ कंपनसेशन तो दे, है ना। एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल लेके जाओगे तो बिल तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो वर्कर भी कहेगा कैसा हमारा मालिक है, गरीब इंसान हमारी दुख में भी हेल्प नहीं कर पा रहा। वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है। 60 रिजर्व पड़ा है। पहला केस क्या कहता है, पार्टनर्स को इन्फॉर्मेशन मिली कि इसके ऊपर है कोई क्लेम नहीं देना पड़ रहा और रेशियो में आज की डेट में चेंज कर रहे हैं, तो रिजर्व को पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर ले। केस 1 में एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू टू आर 3:1 में बांट देना। इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन का मतलब है कोई क्लेम नहीं देना। केस 2 क्या कहता है, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 24,000 है, रिजर्व है 60, 60 में से 24 क्लेम देना पड़ेगा, तो पार्टनर्स के लिए कितने बचेंगे, 36,000 रुपीज बचेंगे। और एंट्री कैसे करनी है वो ध्यान देना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितने भी रिजर्व है एंट्री के टाइम पे डेबिट तो होंगे ही होंगे, ये तो दिमाग में बिठा ही लो बात। 60 लिख दो यहाँ पे एज इट इज, रिजर्व 60 ही है, 60 लिखो। इसमें से 24 क्लेम देना है तो लिखो यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कि 60 में से 24 तो हम क्लेम दे देंगे, बाकी बचा कितना, 36 पार्टनर्स में बांट दो, 2P Q2R में। 36,000 को 3:1 में बांटोगे जब तुम, 18, 12 और 6,000। ये सेकंड केस में एंट्री। थर्ड केस क्या कहता है, इफ अ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन है एस्टिमेटेड एट ₹60, भाई 60 ही रिजर्व है, 60 ही क्लेम देना है, उस केस में पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचेगा, उनको जय माता दी है। एंट्री क्या होगी, बेसिक्स पे रिजर्व हमेशा डेबिट होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू 60। क्लेम भी कितना देना है, जितना क्लेम देना उतने को प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को क्रेडिट कर देना, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60। पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचा, खत्म एंट्री यहीं पे। केस नंबर थर्ड। केस नंबर फोर्थ क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60, क्लेम देना है 75,000। ये तो बड़ी दिक्कत होगी यार, जेब में पैसे पड़े हैं 760, क्लेम देना है 65। एंट्री क्या करोगे ध्यान देना, मैंने कहा था रिजर्व हमेशा डेबिट होगा, कर दो अभी भी डेबिट 60, जितना क्लेम देना उसको क्रेडिट कर दो 75। हर एक में होना है तो याद रखना इसको। डेबिट में कम पड़ रहा है तो फॉर्म कहती है 60 पड़ा है, 75 देने हैं, पड़ोसी है, पड़ोसी का नाम है रीवैल्यूएशन। चैप्टर नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ में जब भी कुछ लायबिलिटी वगैरह राइज होती है कि नया अकाउंट ओपन होता है लॉस और प्रॉफिट के लिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट याद रखना, रीवैल्यूएशन पड़ोसी का नाम है रीवैल्यूएशन। फॉर्म पड़ोसी को कहेगी भाई अभी 15,000 रुपीज दे दे, मेरे करण अर्जुन आएंगे उनसे लेके दे दूंगी तुझे, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन लेंगे 15,000, तो लॉस होगा तो याद रखना रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो जब PQR आएंगे फर्म में, फर्म कहेगी हाँ आओ मेरे करण अर्जुन, दो मेरे पैसे मुझको वापस, कि मुझे 15,000 पड़ोसी से लिए उससे वापस करना है उसको, तो फर्म पार्टनर से लेगी, पड़ोसी को देगी। जब भी इस लॉस को खत्म करना हो तो मैंने तुम्हें बताया कि पूरी बुक में लॉस को खत्म करने की एक ही एंट्री है, पार्टनर्स हमेशा डेबिट होंगे। एंट्री होगी PQR डेबिट, जोन सा लॉस खत्म करना उसे क्रेडिट कर दो, PQR डेबिट टू रीवैल्यूएशन। 15,000 के लॉस को पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देंगे 3:1 में, 7,500, 5,000 एंड 2,500। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं चैप्टर नंबर थर्ड के जब वन शॉट बनाऊंगा तो उसमें नहीं करवाऊंगा क्वेश्चन, याद रखना, कर लेना इसको अच्छे से। लो जी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की ही तरह एक उसका बड़ा भाई है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ध्यान से देखना इसमें क्या लिखा हुआ है, PQR पार्टनर्स है 3:1 की रेशियो है, प्रॉफिट डिसाइड किया उन्होंने कि बांटेंगे कैसे इक्वली, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे बैलेंस शीट में आपके पास क्या क्या गिवन है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है 30,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है अगर हमने कहीं शेयर मार्केट में कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है तो उसके लॉस का जो बियर झटका लगेगा हमें, वो इस रिजर्व से पूरा कर लेंगे। क्लियर। हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है, 5 लाख रुपीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब जब कम होगी तो मैं इसके लॉस को रिकवर करूंगा इस रिजर्व में से, ठीक है। पहला केस क्या कहता है, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पार्टनर्स खुशी खुशी ये मान के चलेंगे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज भी 5 लाख रुपीज है, रेशो चेंज कर रहे हैं, इस रिजर्व को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एंट्री होगी IFR अकाउंट डेबिट टू P टू Q टू R 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। इज सेकंड, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख,
5 लाख ही थी, 5 लाख अभी भी है, यानी कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। सेम एंट्री होगी जो केस नंबर 1 में थी, IFR डेबिट टू पी क्यू टू आर, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। केस थर्ड, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 4,88,000, 12,000 कम हुई है। रिजर्व हमेशा डेबिट होगा, चाहे कोई भी रिजर्व हो। एंट्री होगी IFR डेबिट, 30,000 IFR था। 30,000 में से वैल्यू कितनी कम हुई? 12,000। किसकी वैल्यू कम हुई? इन्वेस्टमेंट की। 12,000। वैसे भी बचपन से पढ़ते आए हैं, एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, इंक्रीज होगी तो डेबिट। बेसिक्स याद रखना, +1 के बेसिक थे यार, चलो नहीं याद है कोई बात नहीं, +2 में याद रखना। एसेट की वैल्यू पूरी बुक में जब जब बढ़ेगी तो डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट, याद रखना। बचे 18,000। 18,000 पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, P टू Q टू R, 3 to 1 में, 9, 6 एंड 3। केस नंबर थर्ड ये था। फोर्थ देखते हैं क्या करें। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 446, ओहो ये तो क्या हो गया भाई, 446 बहुत ज्यादा कम हो गई है, नुकसान हो रहा है, शेयर मार्केट डाउन में चल रही है। 5 लाख से कितनी होगी? 446, 54,000 वैल्यू कम हुई है। पड़ा कितने सिर्फ रिजर्व? 50,000 रुपीज पड़े हैं सिर्फ। 24,000 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ है। एंट्री IFR हमेशा डेबिट होगा, जितना पड़ा उतना ही करना, उससे ज्यादा मत कर देना। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जितनी कम होगी हमेशा क्रेडिट करोगे। 54 कम हुई है, क्रेडिट। 24,000 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ, पड़ोसी आ गया, पड़ोसी भैया का क्या नाम है उसका? रीवैल्यूएशन अकाउंट। चैप्टर नंबर थर्ड फोर्थ का बेस याद रखना, अभी आने वाला है। जब भी लॉस होगा रिवैल्यूएशन डेबिट, जब भी प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर देना, ठीक है। लॉस हुआ है, कई बच्चे ये वाली एंट्री कर देते हैं, खत्म। भाई इस लॉस को राइट ऑफ भी करना है, खत्म भी करना है, पड़ोसी पार्टनर को पहले लेके उनको देने भी है। एंट्री PQR डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अभी भी बार बार बोल रहा हूँ, जितना भी पूरी बुक में, जितने भी बुक, पूरी पार्टनरशिप में जितने भी लॉस होंगे, एक ही एंट्री होगी, पार्टनर्स डेबिट होंगे और वो लॉस क्रेडिट हो जाएगा। वैसे भी लॉस को खत्म करना तो ऑब्वियसली क्रेडिट करना ही पड़ेगा। केस नंबर फोर्थ में ये कर लेना, 2 एंट्री। नेक्स्ट केस फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5,06,000, अब तो भाई पार्टी चलेगी आज तो, पार्टी चलेगी। क्यों? क्योंकि 5 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट की थी, 30,000 रिजर्व पड़ा हुआ वैसे भी, और 5 लाख की जो वैल्यू है वो बढ़ चुकी है। इतनी 5,06,000 हो चुकी है, 6,000 वैल्यू इंक्रीज हुई है। एसेट की वैल्यू जब जब बढ़ेगी, एसेट डेबिट होगी, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट के टाइम पे रीवैल्यूएशन को करेंगे क्रेडिट। तो थर्ड फोर्थ चैप्टर का बेसिक यही है। एसेट लॉस होगा तो डेबिट, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। एंट्री करो पहले तो इस प्रॉफिट को शो करो। केस नंबर फिफ्थ में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जहां इन्वेस्टमेंट की थी ना 6,000, उसकी वैल्यू बढ़ गई थी, वो बंदा पड़ोसी को पैसे पकड़ा गया था, पड़ोसी पार्टनर्स को दे देगा, कहेगा यार प्रॉफिट के टाइम पे मैं तुम्हें पैसे वापस करूंगा ना, वो इन्वेस्टमेंट जहाँ गया वो देके गया बंदा पड़ोसी को, हम थे नहीं ना वहाँ पे। ये एंट्री हो जाएगी फोर्थ में। इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पूरी बुक में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री एक है, जिस प्रॉफिट को बांटना है डेबिट, पार्टनर्स को देना है तो क्रेडिट। याद रखना, पूरी आना तो है ही है, पूरी बुक में से कुछ ना कुछ ऐसे वाला। टू PQR 6,000 का प्रॉफिट हुआ, 3 to 1 में बांट लेंगे, 3,000, 2,000 एंड 1,000। दो एंट्री तो ये होगी। एक तीसरी एंट्री करेंगे IFR को बांटने की एंट्री, IFR अकाउंट डेबिट टू P टू Q टू R। नॉर्मल केसेस में एक एंट्री, लॉस के केस में 2 एंट्री, प्रॉफिट के केस में 3 एंट्री होगी IFR के केस में। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में नॉर्मल केसेस में एक एंट्री, लॉस के केस में मैक्सिमम 2 ही एंट्री होगी, दैट्स इट। ठीक है, ये टॉपिक फिर तुम्हारा आएगा चैप्टर नंबर थर्ड एंड फोर्थ में, याद रखना, वहां नहीं रहूंगा मैं। सेम टॉपिक आएगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। IFR को बांट देना। कई बच्चे ये 6,000 IFR में ऐड कर देते हैं, नहीं भाई, IFR को अलग दिखाना, रिवैल्यूएशन को अलग दिखाना। 2 क्वेश्चन बचे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद रखना। चैप्टर नंबर थर्ड में भी आ सकता है, चैप्टर नंबर फोर्थ में भी आ सकता है ये वाला टॉपिक, और चैप्टर नंबर सेकंड में तो है ही है। ध्यान देना क्या करें। 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट रेशियो है 5:3:2। मार्च 31 को बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पड़ा है 360। On that date, they decided to share future profit in the ratio 5:4:3। ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। जनरल एंट्रीज करके दिखानी है, फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। क्या लिखा है? व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व टू देयर कैपिटल अकाउंट। जब वो ट्रांसफर करना चाहते हैं, नॉर्मल एंट्री जो हम करते आए हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो, नॉर्मल। बट सेकंड सिचुएशन क्या लिखी जा सकती है? व्हेन दे डोंट वांट टू ट्रांसफर general reserve in their capital account but prefer to record an adjustment entry। जनरल रिजर्व को वो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते या वो रिकॉर्ड करना नहीं चाहते, तो उस केस में आपने क्या करना है?
गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइस रेशो निकालनी है। सैक्रिफाइस रेशो का एक फॉर्मूला लगा लो, कोई भी, ओल्ड माइनस न्यू, एक ही फॉर्मूला होता है, निकाल लो, एक ही निकाल लो। 5/10 माइनस 5/12, 60 एलसीएम, 5/60 सैक्रिफाइस किया है, बी की भी निकाल लो। ओल्ड 3/10, न्यू 4/12, 2/60 माइनस का आंसर आ रहा है तो ऑब्वियस है गेन किया है, सी की भी निकाल लो। 2/10 माइनस 3/12, सॉरी, 3/60 माइनस का आंसर आ रहा है गेन किया। जब क्वेश्चन लिखा हो वो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते तो उस केस में गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशो निकालना। पार्टनर्स कहेंगे ना कि भाई बनाया तो हमने था मिलके ओल्ड रेशो में, फ्यूचर में इस रेशो में बांटना पड़ेगा इसको। उस केस में गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर पैसे देगा क्योंकि फ्यूचर में उसे गेन होगा रिजर्व का। गेनिंग पार्ट रेशो से आप इसको मल्टीप्लाई कर देना और सैक्रिफाइस रेशो से 2/60 को इस रिजर्व से मल्टीप्लाई कर देना, 12,000। इसको भी कर देना 360 से 18,000, इसको भी कर देना 30,000। पूरी बुक में रूल है, एंट्री कहती है गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट होगा, एंट्री होगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। याद रखना किस केस में, व्हेन दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व लिखा हो। अगर ये लाइन नहीं लिखी तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री कर देना। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है ये वाला। क्वेश्चन क्या कहता है, एबीसी तीन प्राणी है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, दे आल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। कहता है यदि इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं विदाउट अफेक्टिंग का मतलब बुक में बैलेंस शीट में छेड़ना नहीं है, एज इट इज पड़े रहेंगे। एज इट इज पड़े रहेंगे तो इसका मतलब दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट वाला केस बन गया ये तो। उस केस में इसको भी गेनिंग सेक्रीफाइस में, इसको भी गेनिंग सेक्रीफाइस में, इसको भी गेनिंग सेक्रीफाइस में, तो बेटर यही है कि तीनों को प्लस करके एक ही बार जो आएगा आंसर उसको गेनिंग सेक्रीफाइस में एक ही बार कर दो। तो तीनों को प्लस करो, ये प्लस का है रिजर्व है, ये प्लस का है रिजर्व है, ये सस्पेंस लॉस होता है, ये माइनस होगा। 60 माइनस 15 45। गेनिंग सेक्रीफाइस निकालते हैं इसकी, एक ही ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाओ। 2/9 माइनस 4/9, ये सही है। माइनस का 2/9 आ रहा है गेन। बी की भी निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। 3/9 माइनस 3/9, जीरो, नो गेन नो सेक्रीफाइस। सी का निकाल लो, 4/9 माइनस 2/9, ऑब्वियस है 2/9 किया है सेक्रीफाइस। 45 से ये जो आंसर निकाला ना इससे मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 और 10,000। गेनिंग पार्टनर डेबिट, सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट, एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। किस केस में करना है, डू नॉट वांट टू लिखा हो या दे डू नॉट रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना ना चाहते हो तो उस केस में। ये क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 15 नहीं होगा, प्रैक्टिकल में से होगा। ये मैंने सिलेक्ट थोड़े से किए थे तो 15 नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चेक कर लेना। क्यों चेक करना है, बस समझ लो इसको, तो पेपर ही आगे नजदीक। तीन पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, ये 532, न्यू रेशियो भी गिवन है, बैलेंस शीट यानी सेम पार्टनर है और न्यू भी वही है ओल्ड भी वही है, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन है। कह रहा है देयर बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस 50,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस पड़ा है 40,000 इन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। डेबिट बैलेंस लॉस का है, लॉस को राइट ऑफ कर दो। एंट्री बताओ लॉस की राइट ऑफ करने की एंट्री। समीक्षा डेबिट, एश डेबिट, दिव्या डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 40 पड़ा है, वो इसलिए पड़ा होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई तो इसमें से यूज कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बुक्स में बैलेंस शीट में 5 लाख है, अब मार्केट वैल्यू कितनी है 480, 20,000 कम हुई है, इस रिजर्व में से निकाल लेंगे 40 में से। एंट्री हो जाएगी आईएफआर अकाउंट डेबिट 40, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है 20, टू इन्वेस्टमेंट, और बाकी जो बचेगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना जैसे अभी पहले किया था। इस ये कराने का मेरा मोटिव ये था कि क्यों करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन, इसमें ये वाला पॉइंट देखो, गुडविल ऑफ द फर्म। चैप्टर नंबर सेकंड में, इवन चैप्टर नंबर थर्ड फोर्थ में, जब भी फर्म की गुडविल गिवन हो तो रूल ही एक ही बनता है, गुडविल की आपको क्या करना है, गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी है गुडविल की। जब भी जर्नल एंट्री करने के लिए कहेगा तो स्पेशली जब फर्म की गुडविल इज वैल्यूड लिखा हो, गेनिंग या सैक्रिफाइस रेशियो निकालो, जो गेन करेगा उसको इससे मल्टीप्लाई करो और जो सैक्रिफाइस करेगा उसको इससे मल्टीप्लाई करो, जर्नल एंट्री कर दो, निकाल के देखते हैं इसमें क्या बन रहा है। समीक्षा की निकालते हैं, फॉर्मूला लगाओ सैक्रिफाइस का, ओल्ड माइनस न्यू, 5/10 माइनस 2/10, 3/10 सैक्रिफाइस कर रही है समीक्षा। ऐश का देखते हैं, 3/10 माइनस 5/10, 2/10 गेन कर रही है क्योंकि माइनस का आंसर आ रहा है दिव्या का।
2/10 ओल्ड, न्यू है 3/10, माइनस का 1/10 आ रहा है गेन। बस आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? फर्म की गुडविल से। 3 lakhs, 90,000 इसका आएगा, 60,000 इसका आएगा आंसर, 30,000 इसका आएगा। तो पूरी बुक का रूल है गेनिंग पार्टनर डेबिट, सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट, तो कैश डेबिट, दिव्या डेबिट टू समीक्षा। पूरी बुक का रूल है गेनिंग डेबिट होगा, सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट होगा, बट एक कंडीशन ऐसी है, सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह लॉस हो, क्या गिवन हो? प्रॉफिट की जगह लॉस हो, क्वेश्चन में लिखा हो दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द लॉस, होगा सेम वैसे ही, बट उस केस में उल्टा हो जाएगा, गेनिंग क्रेडिट हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, वैसे चांसेस बहुत कम होते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के, मेन यही होते हैं। तो आ गया तो याद रहेगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ तुम्हें। ठीक है, ये था तुम्हारा चैप्टर नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट। आई होप सो तुम्हें ये वीडियो थोड़ी पसंद आ रही होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लोगों को शेयर कर देना, हो सकता है बाकी को फायदा हो जाए।